हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और आज हम आ चुके हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर एक और एमसीक्यूज की सीरीज। और इस लेक्चर में हम ग्रुप 17 प्लस ग्रुप 18 एलिमेंट्स के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे सब के सब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पिछले दोनों वीडियोस में ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब बारी है इस ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आइए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 17। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं ग्रुप 17 में तो वहां पर क्या होता है। क्या आयोनिक रेडियस बढ़ती है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, या एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। तो एक बार मैं बता दूं कि आप जब भी डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो ग्रुप 17 ही हो या कोई भी ग्रुप हो पीरियोडिक टेबल का, हर ग्रुप में आपका आयोनिक रेडियस जो रहता है वो इंक्रीज करता है। आयोनिक रेडियस क्या होता है? आयोनिक रेडियस और कुछ नहीं बल्कि आपका साइज होता है कि आयोनिक साइज उसकी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो जब भी डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो साइज उसकी बढ़ती है। आप ग्रुप 17 से ही समझिए, ग्रुप 17 में आपके क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन होता है, आपका क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो आप डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, स्मॉल होती है। और स्मॉल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और जब ये डाउन द ग्रुप जाता है तो इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी मीन्स मान लीजिए ये हो जाती है मीडियम साइज की यहाँ पे। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है वो कम होने लगती है, नेगेटिव चार्ज की अमाउंट जो रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब वैसे ही आप नीचे जाएंगे तो इसकी साइज और बड़ी होगी, ये लार्ज मान लीजिए और ये इसको वेरी लार्ज मान लीजिए आयोडीन को। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी जो साइज रहती है वो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो बढ़ जाती है। और अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो आपकी कम हो जाएगी और आपकी साइज बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए आयोनिक रेडियस आप पूछा था तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज नहीं भैया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है। और सी देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो भी आपकी डिक्रीज करती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप मान सकते हैं जब इसको सॉल्व करने जाएं तो। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो डिक्रीज होने लगती है। साइज छोटी होती है, साइज बढ़ती जाती है तो उसकी एनर्जी जो लगती है उसको आयोनाइज कराने में वो वहां पर ज्यादा लगती है। अब छोटी साइज है उस पर आप एनर्जी लगाएंगे आयोनाइज करने के लिए तो छोटी साइज होने की वजह से उस पर कम एनर्जी लगानी होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज करने लगती है, इंक्रीज नहीं होती है। और डी जो है एटॉमिक साइज डिक्रीजेस नहीं, एटॉमिक साइज भी आपका इंक्रीज करता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं। साइज और ये साइज दोनों साइज पे ही रिलेटेड थे। तो इस ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आयोनिक रेडियस आपकी यहाँ पर इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करती है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्ले में आती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि फ्लोरीन का एनोमेलस बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिलता है। फ्लोरीन में ऐसी क्यों एनोमली हमें देखने को मिलती है। तो इसके साफ साफ 4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि एक तो इसकी साइज बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और अगर साइज छोटी होती है तो साइज छोटी होने की वजह से इसके पास डी ऑर्बिटल्स भी नहीं होंगे, क्योंकि जिसकी साइज बड़ी होती है डी ऑर्बिटल्स उसी बड़ी साइज के लिए ही वहां पर आते हैं। छोटी साइज में आपके एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स का यूज होता है। और आखिरी जो रहता है वो होती है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो रहती है वो भी काफी कम होती है। ये 4 रीजंस होते हैं कि आप फ्लोरीन का यहाँ पर एनोमेलस बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिलता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या बता रहा है। पहला, इट्स स्मॉल साइज, हाँ ये आपका सही है।
इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी भी आपका सही है। और सी क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंसर, हाँ ये भी आपका सही है। अगर तीनों सही है तो डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन आपके सामने दी हुई है और हमें बताना है कि इस रिएक्शन या प्रोसेस का नाम यहाँ पर क्या है। अगर आप देख रहे होंगे तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप यहाँ पर एक एसिड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ला रहे हैं और एक कैटलिस्ट जो कि आपका यहाँ पर CuCl2 है, इसके प्रेजेंस में जो आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर वाटर अलग होता है दिख रहा है और यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर मिल रहा है। यानी इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि ये जो प्रोसेस है ये आपका कह सकते हैं कि इसे हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लोरीन को प्रिपेयर करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, या तो प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चर, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो उसकी प्रिपरेशन, क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर यूज़ होता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? जी हाँ, इस प्रोसेस का नाम है आपका डियाकन प्रोसेस। यानी कि डियाकन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो यूज किया जाता है क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए या उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यही होता है जब भी आपको क्लोरीन की नीड होती है, आप क्लोरीन चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो आप डियाकन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप एक एसिड यानी कि HCl को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाकर आप वहां पर क्लोरीन प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर क्या दे रहा है? क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसको हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपके सामने यहाँ पर दो रिएक्शन लिखी हुई है, एक ये 1 और एक ये 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है कुछ A + B और यहाँ पे आ रहा है कुछ C + D, और दोनों ही केस में आप देखेंगे तो H2O आपका यहाँ पर मिल रहा है। यानी पानी तो हर केस में आपका यहाँ पर एलिमिनेट होकर अलग से निकल रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि A, B, C एंड D ये यहाँ क्या होगा। और एक चीज यहाँ पे और दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कोल्ड एंड डाइल्यूट लिखा हुआ है, यहाँ कुछ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आप कह सकते हैं कि फेमस रिएक्शंस में से एक है, जो NaOH की होती है। यानी कि आप जब कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH को, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, और जब आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को जब आप क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तब आपको यहाँ पर क्या मिलता है, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो ये आपका यहाँ पर मैं आपको बताया तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका NaOH होता है और क्लोरीन, तो दोनों ही केस में आपने देख लिया वाटर तो एलिमिनेट होकर निकल रहा है। ठीक है, वाटर निकल रहा है, इसको आप याद रख लीजिए, दोनों ही केस में वाटर जरूर अलग से एक प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बन के निकलता है। तो अब जब आप कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH का जो रिएक्शन होता है उसमें आपको मिलता है, यहाँ पर आपको एक मिलता है, यहाँ पर NaCl मिल जाता है, और आपको यहाँ पर एक मिल जाता है आपका NaOCl और प्लस वाटर। ये चीज आपको यहाँ पर मिलती है जब आप कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH को जब आप क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तब जाके आपको ये NaCl प्लस NaOCl आपको यहाँ पे मिलता है। अब आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ जैसा देख सकते हैं 2 NaOH प्लस क्लोरीन, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि NaOH जो है आपका यहाँ पर 2 ठो है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 ठो NaOH है, और क्लोरीन भी देखेंगे तो Cl2, यानी कि क्लोरीन भी आपका यहाँ पर 2 ही ठो दिया हुआ है। क्लोरीन भी आपको यहाँ पर 2 ठो दिया हुआ है। आई थिंक ये यहाँ पे इसको करने के लिए दिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको NaCl कैसे मिलेगा। अब एक यहाँ से आप इस क्लोरीन को ले लीजिए क्योंकि 2 क्लोरीन है, ठीक है, और एक Na उठा लीजिए तो एक इन दोनों का जुड़ेगा और आपको एक मिलेगा यहाँ पर आपको NaCl। ठीक है, इतना समझ गए। अब वाटर एलिमिनेट हो रहा है तो पानी बना लीजिए। अब देख लीजिए क्या क्या बचा है, एक आपका Na निकल गया और एक आपका Cl निकल गया, तो NaCl आपका यहाँ बन गया। अब H2O निकला, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, ये भी आपका निकल गया। अब देखिए वहां पे क्या बचा है, वो दिख रहा है आपको,
आपको दिख रहा है ये NaO और यहाँ पे एक क्लोरीन और बच रहा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा NaOCl, NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। जी हाँ, ये तो वर्क कर गया, यानी कि ये जो रहेगा जब आप कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको एक NaCl मिलेगा और एक आपको NaOCl मिलेगा। इसका नाम आप खुद से ज़रूर यहाँ पर सर्च करके या उसको पढ़िएगा ज़रूर। NaCl का मतलब आपको बताइए सोडियम क्लोराइड होता है, NaOCl का नाम आप एक बार खोजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि आपको यहाँ पर तो A जो है वो आपका NaCl है, A आपका NaCl है और NaOCl जो है वो आपका यहाँ पर B है, तो A भी हमें पता चल गया है। अब ऑप्शंस हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए A में NaCl आ रहा है, अब NaCl आपको देखेंगे तो हर जगह दिख रहा है, लेकिन ये 5 NaCl कहाँ से आ जाएगा? 5 NaCl तो आपका ना B में होगा ना D में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही NaOH यूज किया गया है, तो 5 यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? जब 2 ठो Na आपके पास है तो 5 सोडियम आप कहाँ से ले आएंगे? तो B और D तो ऐसे ही गलत हो गए। अब A और C बचा हुआ है। अब A में देख लीजिए, A में आपका NaCl दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ठीक है। B में आपका NaOCl आया है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर NaClO3 बनाया, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि A भी आपका गलत हो गया और C जो है वो आपका सही हो गया। एक NaCl और एक NaOCl, ये आपके A और B यहाँ पर होंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपकी सहूलियत के लिए कि यहाँ भी क्या बनता है, ठीक है। तो 6 NaOH और 3Cl2 से हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपका 6 NaOH दिया हुआ है, 6 NaOH है, ठीक है, और 3 क्लोरीन आपका दिया हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ 5 NaCl है, तो एक काम करते हैं हम उसमें से 5 Na निकाल लेते हैं। 5 Na निकल गया और आपका यहाँ से 5 क्लोरीन निकलेगा, क्योंकि ये जो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 NaCl जब आपका यहाँ पे निकल गया, जो कि आपका यहाँ पर C होगा। अब यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, आप देख सकते हैं H2O तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, H2O आपका निकल गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक मिनट देख लीजिए, पहले यहाँ पे देखिए आपका बचेगा यहाँ पर NaOH, ठीक है, और यहाँ पे ये OH जो रहेगा, OH को भी हमने यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये 6OH है पूरा, ठीक है, और ये एक Na है, ये मैं आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है। और आपका यहाँ पर 5 क्लोरीन गया, यानी कि 1 क्लोरीन आपका यहाँ पर और बचा मिलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ये यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है। तो आपने हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल दिया है, H2O निकाल दिया है। अब यहाँ पे NaClO3, ये देखिए एक Na यहाँ से ले लीजिए और एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, ये Cl2 पावर इसको हम लिखते ही हैं, लेकिन यहाँ से जब आप लेंगे तो ये आपका एक बन जाएगा NaCl हो जाएगा, और O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन यहाँ से हम लोग ले लेंगे, यानी कि 3 ऑक्सीजन आपका यहाँ से मिल गया है। तब इस हिसाब से आप सोचिए कि यहाँ पर वाटर कितना निकला हुआ है, हम वहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर यूज़ करेंगे कि आपका यहाँ पर वाटर आएगा, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार आप इसको और बैक करके वापस फिर से देख लीजिएगा, और बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या पूछ रहा है, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ। अब हमें यहां पर बताना है कि क्लोरीन जो रहता है उसके रिएक्शन किसके किसके साथ होते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे ऑप्शन हम लोग पहले यहाँ पे चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड्स, ओके। बी कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl, ठीक है। सी बोथ A एंड B एंड D नन ऑफ द अबव। हमें यहाँ अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्लोरीन की रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्लोरीन जो रहता है सबसे पहले वो आपका मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ मेटल्स। क्लोरीन जो रहता है वो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से आपका रिएक्ट ये यहाँ पर करता है। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के साथ आपका क्लोरीन यहाँ पर रिएक्ट करता है। और अगर एक एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं एल्युमिनियम, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन दे दिए, ठीक है, और ये जब जाएगा तो ये फॉर्म करके आपको एक मेटल क्लोराइड बना के दे देगा। जैसे ये आपका यहाँ पर बनके तैयार है 2AlCl3, ये आपका एक कंपाउंड यहाँ पर बन गया। इसने एल्युमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट किया और एक कंपाउंड बनाया जो कि आपका मेटेलिक क्लोराइड यहाँ पर हो गया।
तो ये बात तो साफ है कि क्लोरीन जो रहता है वो आपका मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट तो जरूर करता है। तो ए ऑप्शन जो है वो तो आपका यहाँ पे एक तरीके से सही है। अब अगले रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एक रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन जो रहता है ये यहाँ पर आपका रिएक्ट करता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ। हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी क्लोरीन जो रहता है वो आपका रिएक्ट करता है, और उस केस में आपको यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आपको ये बना के देता है। एक एग्जांपल अगर लेके चलें हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन की, तो ऐसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं C2H4 ले लेते हैं, और साथ में यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन करवा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग रूम टेम्परेचर यहाँ पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे। तो आपको रूम टेम्परेचर पर यहाँ पर आप हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके ऐसा ही कंपाउंड डायरेक्टली ये जो रहेगा इससे जाके जुड़ जाएगा, ये कुछ आपका यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा। और अगर ये रिएक्शन यहाँ पे ट्रू हो गई है तो मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन के साथ भी रिएक्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के साथ जैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बी ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। अब आप सभी ये चीज को सोचिए और मेरे को बताइए, क्या क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता है? सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो ये बात भी आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि क्लोरीन जो रहता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट बहुत अच्छे से करता है। अरे भैया HCl आप हर जगह देखते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है? तो तीसरा जो यहाँ पे बात होता है उसको भी आप लिख लीजिए कि ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ H2। हाइड्रोजन के साथ इसका कनेक्शन बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे सीधा 2HCl मिल जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको यहाँ पर मिल गया, और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया तो इससे ये बात तो प्रूव हो गई कि हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करता होगा? मतलब ये चीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है कि क्लोरीन जो रहता है वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट जरूर करता है, और जब वो रिएक्ट करेगा तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर ए और बी यहाँ पे दोनों सही है तो सी ऑप्शन जो रहेगा वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो मैंने यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं कि ये किसके किसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे बस एक नहीं दिया था हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर गौर कर लीजिएगा और खुद भी एक बार नोटिस करके पढ़ के देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये शायद आपका जेई मेंस का ही सवाल है, जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, और ये शायद 2017 का क्वेश्चन है शायद। ये देख लीजिए, पी ब्लॉक से ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में भी आपके आते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन। यानी कि एक बार फिर से ये क्वेश्चन हमारा आ गया है घुमा फिरा कर क्लोरीन के ऊपर ही। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ग्रुप 17 में क्लोरीन की कितनी महत्वता है, मतलब तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रुप 17 का क्लोरीन। अब क्लोरीन में यहाँ पे पूछा गया कि HCl के साथ हम लोग ऐसा किस रिएजेंट को यहाँ पर या किस सॉल्ट को हम लोग रिएक्ट करवाएं कि हमें यहाँ पर हमारा क्लोरीन मिल जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि HCl की ट्रीटमेंट जब भी आप यहाँ पर KMnO4 के साथ कराएंगे तब जाके आपको यहाँ पर ये आपका घुमा फिरा के क्लोरीन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब KMnO4 का यहाँ पर नाम तो मीन्स नाम दिया हुआ है, फॉर्मूला तो यहाँ पे है नहीं, तो याद रखिएगा KMnO4 का जो नाम होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। K का मतलब पोटेशियम, MnO4 जो यहाँ पे यूज होगा वो हो जाएगा आपका परमैंगनेट। तो HCl प्लस KMnO4 विल गिव यू क्लोरीन। इसकी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन जैसे यहाँ समझ लीजिए HCl जो आपका दिया हुआ है इसके साथ आपने KMnO4 डाला। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? देखिए इतना तो कंफर्म है कि क्लोरीन तो आपको मिलना ही मिलना है, क्लोरीन की क्योंकि प्रिपरेशन ही है। और अगर क्लोरीन मिला तो वाटर एलिमिनेट होके मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मिलेगा यहाँ पर KCl मिल जाएगा, और एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा MnCl2। ये पूरी रिएक्शन जो है ये यहाँ पर होती है जब हम लोग HCl की ट्रीटमेंट KMnO4 के साथ करते हैं। तब उस केस में हमें क्लोरीन जब मिलता है तो उसके साइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी आप जरूर से स्टार मार्क कर लीजिए, इसको जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रेयर इज अबंडेंट इन द एयर।
अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है अब आपका ये ग्रुप 18 का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गैस ऐसा है जो कि एबंडेंट एयर में, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो एयर का यहाँ पर पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि एयर में सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके नाइट्रोजन होते हैं, जो कि आपका लगभग 78% होता है, ऑक्सीजन आपका 21% होता है, और बाकी 1% में ही आपके सारे गैसेज आते हैं। तो यहाँ पूछा है कि उन दोनों के अलावा अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा होता है, तो वो जो होता है वो आपका आर्गन होता है, यानी कि सी। आर्गन यहाँ पे आपका थर्ड मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस यहाँ पर माना जाता है, अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे चलें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी होती है, यानी वेट परसेंटेज देखें या वॉल्यूम परसेंटेज देखें, तो इन तीनों से, हीलियम, क्रिप्टॉन और नियॉन, इन सभी से इसकी जो वॉल्यूम परसेंटेज होती है या वेट परसेंटेज होती है, ये उन सबसे ज़्यादा ही हमेशा रहता है। इसलिए ये आपका मोस्ट एबंडेंट एयर में पाया जाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन्ड वाज। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसा सबसे पहला नोबल गैस कंपाउंड क्या था, यानी कि नोबल गैसेस को मिक्स करके जो एक कंपाउंड हमारा बना था, वो कंपाउंड सबसे पहला कंपाउंड कौन सा था। अब क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि नोबल गैसेस जो होते हैं वो आपके सबसे कम रिएक्टिव माने जाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी जो रहती है वो सबसे कम होती है बाकी ग्रुप्स के मुकाबले। तो एक चीज़ आप ये यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स थे, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं वो सब आपके लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो हमें यहाँ पर इसीलिए नोबल गैसेस को मिक्स करके एक कंपाउंड आपका यहाँ पे बनाया गया था। और ये काम किसने किया था, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हमारे एक शायद प्रोफेसर थे जिनका नाम था नील बार्टलेट। उन्होंने अप्रॉक्स 1960s के अराउंड उन्होंने नोबल गैसेस को मिला के एक कंपाउंड प्रिपेयर किया था। और वो जो पहला नोबल गैस कंपाउंड जो उन्होंने बनाया था वो था आपका Xc+PtF6-। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्लैटिनम फ्लोराइड को यानी PtF6 को उन्होंने जेनॉन के साथ मिक्स कर एक कंपाउंड बनाया था, और तब जाके हमें हमारा पहला नोबल गैस कंपाउंड वहां पर मिला था। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, उन्होंने इसको क्यों बनाया, ये जब आप अपनी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता अच्छे से चल जाएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है, तो हम अभी मेन फोकस क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। अगर और डिटेल में आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी में एकदम साफ अच्छे अक्षरों में पूरा एक पैरा वहां पर लिखा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनॉन फ्लोराइड्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा कौन सा जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं आपको बता दूं ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पर सी जो कि XeF3 है वो आपका यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जेनॉन की जितनी भी रिएक्शंस आप पढ़ेंगे सारे रिएक्शन में कहीं भी XeF3 जैसा कंपाउंड आपको बनता हुआ मिलेगा ही नहीं। आपका XeF2 बन जाएगा, XeF4 बन जाएगा, XeF6 बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। और एक और जो आपका बनता है वो आपका यहाँ पर XeOF4 भी आपका जेनॉन का एक कंपाउंड बनता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रुप 18 में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, पहली बात तो नोबल गैसेस हैं, और दूसरी बात उनमें जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड अगर किसी भी नोबल गैस के बनते हैं तो वो आपके जेनॉन के ही बनते हैं। यानी कि जेनॉन जो है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट नोबल गैस यहाँ पर माना जाता है पूरी ग्रुप 18 सीरीज का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, अ गैस X इज यूज्ड इन फिलिंग बलून्स फॉर मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यानी कि हमें बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा गैस है जो कि भरा जाता है जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं, यानी बलून्स को फिल करते हैं, और गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी उसका यूज़ किया जाता है। अब आप लोग खुद सोचिए कि जब भी हम लोग बैलून में हवा भरते हैं तो उसमें कौन सी गैस अंदर जाके स्टोर होती है। आपने हो सकता है मैं उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। तो जो गैस वो होती है वो आपकी हीलियम होती है। जो आपके बलून्स होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी रहती है, जिसकी वजह से बलून जो रहता है आपका फूल जाता है। ठीक है, और यहाँ और भी ऑप्शन देखें तो जेनॉन का कोई मेजर यूज होता नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंट यूज कहीं नहीं होता है। नियॉन जो रहता है, नियॉन आपका यूज होता है फ्लोरेसेंट बल्ब्स में, यानी फ्लोरेसेंस के लिए यूज किया जाता है। यानी कह सकते हैं एक तरीके से अगर आपको चमक को बढ़ाना हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं नियॉन को, फ्लोरेसेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़
आई थिंक बॉटनिकल गार्डन्स में भी आप इसको कर सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स में भी जब आपको चमक की ज़रूरत पड़ती है रात में देने के लिए तो आप यहाँ पर नियॉन गैस का यूज़ कर सकते हैं। और आर्गन जो रहता है ये आपका पहली बात तो मोस्ट एबंडेंट एयर का एक पार्ट माना जाता है, और दूसरा जो रहता है इस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। लिख लीजिए मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में आपका आर्गन का यूज़ किया जाता है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि अमंग XeO3, XeO4 एंड XeF6 द मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन xenon आर। यानी कि हमें बताना है कि ये जो तीन कंपाउंड यहाँ पे दिए हुए हैं XeO3, XeO4 एंड XeF6, इन तीनों में से ऐसे कौन कौन से कंपाउंड इन तीनों में हैं जिनके xenon पर सेम नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं, यानी xenon के ऊपर लोन पेयर इक्वल रहते हैं तो इन सभी के। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो तीनों के तीनों आपके हैं, इन तीनों में ही आपको सेम नंबर ऑफ लोन पेयर xenon पे देखने को मिलते हैं, जो कि आपका एक लोन पेयर आपको देखने को मिलता है। यानी कि xenon के साथ इनका रिश्ता जो रहता है वो एक लोन पेयर के साथ ही वहां पे चलता है, एक लोन पेयर वहां पर होता है इन मॉलिक्यूल्स में। तो तीनों के तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, और अगर तीनों के तीनों सही हैं तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बारी है हमारे इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज। यानी कि हमें यहां पर बताना है कि IF7 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और पहले मैं आपको बता दूं, IF7 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो हैलोजन मिल रहे हैं, और जब भी आप दो हैलोजन को मिला के जब एक कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं, जब दो हैलोजन को मिला के आप एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपके जो रहते हैं वो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो BrF3 बना सकते हैं, IF7 आपको दिया हुआ है, और भी वगैरह वगैरह आप यहाँ पे एटसेट्रा बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि IF7 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और मैं पहले आपको बताता हूँ कि 7 नंबर जब आप यहाँ पे आपका रहता है, इस एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ, 7 के साथ जब भी आपका वहाँ पे स्ट्रक्चर है तो सिर्फ एक ही आपका यहाँ पर बन पाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। आपका यहाँ पर 5 के साथ बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, 1 के साथ देखने को मिल जाएगा कंपाउंड्स में, लेकिन आपका IF7 जो रहता है ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा कंपाउंड होता है जिसके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपका रहता है ये आपका पेंटागनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर इसका बनता है। आप इसके स्ट्रक्चर को एक बार खुद से ही ड्रॉ करके जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ और भी अच्छा सीखने को मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं गाइस हम लोग अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का आखिरी सवाल। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। असर्शन एंड रीजन का सवाल है। असर्शन में क्या दिया हुआ है कि ClF3 exists बस FCl3 डज नॉट। ओके, रीजन में दिया हुआ है F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। अब आप लोग ये सोचिए, पहले मेरे बताने से पहले आप लोग एक बार इस आंसर को खुद सोचिए, देखिए, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। चलिए तो मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका यहाँ पे असर्शन कहा गया है वो भी सही है, रीजन जो कहा गया है वो भी सही है, और यहां पर ClF3 यहां पर एग्जिस्ट आपका करता है, लेकिन FCl3 क्यों नहीं करता है उसका भी रीजन आपको यहां पे रीजन में दे दिया है। इसका सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट या रीजन होता है कि फ्लोरीन जो रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी साइज छोटी है और वो ग्रुप 17 में सबसे ऊपर आता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है, और क्लोरीन उससे नीचे आते तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके मुकाबले कम होती है। इसीलिए हम लोग कभी भी FCl3 टाइप का ऐसा कोई भी कंपाउंड बना ही नहीं सकते हैं, और ना आपको कहीं पे ये मिलेगा, लेकिन ClF3 यहां पे बन जाए क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले कम है। तो यहां पर असर्शन और रीजन आपका दोनों सही है, और रीजन जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको असर्शन को। तो यहां पर जब सब सही है तो ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब ये वीडियो को अब हम यहां पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, और अगर मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और जो हो सकता है सब करिए।
आप लोग का सपोर्ट जो है वो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोग आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और समझने वाली, समझाने वाली वीडियो सब यहाँ पर आपके लिए ला पाएंगे। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अब यहाँ पर हमारी सीरीज़ में इस चैप्टर का यहाँ पे भी दी एंड हो चुका है। मैंने यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज आपको कराए हैं, ये जितने वीडियो में कवर अप हो पाते हैं मैंने आपको सब कराता हूं, लेकिन आप खुद से भी ढेर सारे एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी, उतना अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब यहाँ पे मैन के साथ वुमेन भी हो सकती है, खाली मैन परफेक्ट नहीं होता, वुमेन भी यहाँ पे परफेक्ट हो जाती है। तो ये वीडियो सबके लिए थी, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और अब हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो अब आने वाला है आपके लिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो से हम लोग जुदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।